नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारत और रूस के बीच वह रणनीतिक साझेदारी जिसने दशकों से भारत की रक्षा ताकत को नई दिशा दी है। दुनिया की बदलती राजनीति और सुरक्षा परिस्थितियों के बीच भारत रूस का रक्षा संबंध न सिर्फ मजबूत बना है बल्कि और अधिक व्यापक और अधिक भविष्य केंद्रित हो रहा है। मिसाइल प्रणाली हो, लड़ाकू विमान हो, सबमरीन्स हो, दोनों देशों का रक्षा सहयोग आज भी भारत की सैन्य क्षमता का अहम स्तंभ है और इसी भरोसे की बुनियाद को आज नई गति मिली है जब दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने का संकल्प दोहराया है। आज के सक्षम भारत में बात होगी इसी मुद्दे पर। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान होंगे वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और जनरल अश्विनी कुमार सिवाच, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हम दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। और शेखर सिन्हा सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ है उसके बाद जो आउटकम्स निकले हैं, खास करके डिफेंस के मद्देनजर आप क्या देखते हैं और इस पूरे मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो समिट हुई है उसमें इकोनॉमी, ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसलिए कि जो हम इंडियन रुपीस से ऑयल का ट्रेड कर रहे थे उनके पास, तो उस इंडियन रुपी को इन्वेस्ट करना आवश्यक है, तभी ये ट्रेड की जो गैप है वो हमारी पूरी हो सकती है। अभी हमारा 68 बिलियन डॉलर्स के है ट्रेड, तो उसको बढ़ाकर 100 बिलियन करने की एक इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ वे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उसको 2030 तक का एक रोड मैप बनाया है, तो ये बड़ी बात है। आपने जहाँ वो मिलिट्री की बात की, तो मैं थोड़ा उसमें ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई, जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बहुत कोई बिग टिकट आइटम होगा, ऐसा कोई बिग टिकट आइटम नहीं है, एटलीस्ट जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे पास जितने उनके इक्विपमेंट हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि बहुत हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट्स को प्रोक्योर करने में अभी जो समय लगता है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थी एसएमईज़ की, वो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उनके बहुत सारे देशों में चले गए हैं, जो कि आजकल फेडरेशन के बाहर हैं। तो इस वजह से हम अभी सजेशन ये करने जा रहे हैं कि उसकी स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रूस भारतवर्ष में लगाएगा, ताकि हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो अच्छी हो जाए, हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो एक ये बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि उसमें एक और फ़ायदा होगा कि हम अगर प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ बनाना शुरू कर दें या स्पेयर पार्ट्स ही इतना बनाएं ताकि हमारे नज़दीक के जितने देश हैं जो कि रशियन इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं, तो उनके पास ये जा सके। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात और है, हम हो सकता है बाद में डिस्कशन में आ जाएं हम, कि ये कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जो हुई है, समझौता जो हुआ है, वो एक तरह से समझिए तो वो ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है। तो उसका तो पीसफुल यूज़ तो है ही, लेकिन उसको डिफेंस में भी पीसफुल यूज़ के लिए काम में लाया जा सकता है। तो वो हम फिर चर्चा करेंगे जब आप न्यूक्लियर और उसकी बात करेंगी तब। सिवाच सर, आपको चर्चा में हम जोड़ना चाहते हैं। देखा जाए तो पिछले 5 दशक से डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा भारत के लिए अगर सप्लायर है तो वो रशिया है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत को, जो आउटकम्स निकल करके आए हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान? हाँ बिल्कुल, देखो प्रज्वली, ये सच्चाई है कि भारत सबसे ज्यादा सामान जो डिफेंस का बाहर से खरीदता था, और उसमें से ज्यादा सामान रूस से खरीदता था। बल्कि 75 to 80% के करीब डिफेंस का इक्विपमेंट भारत ने बाहर से ही खरीदा था। मगर ये 10-12 साल में काफी बदलाव आया है। ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, और यही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, उसके तहत अब ज्यादातर हथियार अब भारत खुद बनाने लगा है। मगर जब जो भी हथियार बाहर से खरीदता है 25 से 30%, उसमें हिस्सेदारी रूस की अभी भी सबसे ज्यादा है। और ये भी सच्चाई है, जो पुराने हमारे पास हथियार हैं
वो रूस के, चाहे हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं जैसे सुखोई 30 MKI है, आपका MiG-29 है, हमारे पास टैंक हैं पुराने T-90 जो कि रशियन वर्जन के हैं, BMP-2 है। तो ऐसे में उनका स्पेयर पार्ट्स की बात है, मगर ये सच्चाई है कि इसके अंदर कोई चीज ऐसा नहीं है कि अनाउंस किया हो, मगर ये सच्चाई है इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन के तहत ये बातें चल रही हैं और इस पे कोई जल्दी ही नतीजा निकलेगा। ये ऑनगोइंग डिस्कशन है। वो है बेसिकली, अगर आप कहें कि S-400 की बात हो रही है कि जो हमने 5 रेजिमेंट ली थी इनसे, रूस से, और अबाउट $4 बिलियन की, उसमें से 3 रेजिमेंट ही आई हैं, 2 रेजिमेंट अभी भी आनी है। तो उसके लिए बातचीत हुई थी कि उसको थोड़ा सा जल्दी पुश किया जाए। ये दर्शकों को पता है कि ये जो 4 दिन की मुठभेड़ हुई थी भारत और पाकिस्तान में, तो S-400 ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। इसके साथ साथ हम शायद S-400 की और रेजिमेंट खरीदने की भी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा S-500 जो कि एक ग्रेड ऊपर का है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक एयर मिसाइल को भी रोक सकता है, और वो जॉइंट प्रोटेक्शन की बात है, मेक इन इंडिया, मगर उसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। मुझे लगता है इसकी बातचीत बड़े जोरों से चली हुई दोनों देशों के बीच में, ये जो इंटर गवर्नमेंटल डिफेंस कोऑपरेशन का कमीशन है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना है कि हमारे पास जो एमका है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको बनने के लिए जो 5th जनरेशन है उसको 10 साल लग सकते हैं, और इस तहत में हमें एयरक्राफ्ट चाहिए 5th जनरेशन। और उसमें आपके पास 2 कैटेगरी हैं, या तो आप F-35 जो अमेरिका का है, और एक है Su-57 रूस का। और इनकी तुलना अगर की जाए तो F-35 2.5 से 3 गुना ज्यादा कॉस्टली है Su-57 से। और Su-57 का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जो रूस इस पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड और जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहा है, मेक इन इंडिया, तो मुझे लगता है उसकी कोई नतीजा अभी तक नहीं। ये ऑनगोइंग प्रपोजल है, बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है, और वो भी सर जी बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास में। और देखिए, जब भी ऐसी बातचीत होती है तो जो देश अपने सामान को बेचना चाहता है या बताना चाहता है कि हमारे पास में ये तकनीक है जिसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे देश पर यह निर्भर करता है कि उसका फैसला क्या होगा। शेखर सर, प्रपोजल तो देखिए रखे जाते हैं, लेकिन फाइनल तो डिसीजन तो वो, अगर मान लीजिए रशिया और इंडिया के बीच की बात है, तो ऐसी कई खबरें आपने भी लगातार टेलीविजन पे देखा होगा, प्रधानमंत्री और पुतिन की मुलाकात के पहले, कि भाई S-400 के बारे में बातचीत हो रही है, Su-57 के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसी चीज़ें ऐसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे क्या रखे जाते हैं, बताए जाते हैं? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट जो निकला है, अभी जो इससे आगे कार्रवाई होगी वो जॉइंट स्टेटमेंट पर ही होगी, उसी के हिसाब से बढ़ेगी। बाकी जो बातचीत चल रही है उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, और बातचीत चलती रही है। S-400 500 काफ़ी उसमें आगे जाने की बात है, तो उसे हम अभी फ़िलहाल जॉइंट स्टेटमेंट जो पब्लिकली हमें अवेलेबल है उसके बारे में अगर हम सीमित करें तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो कमिंग बैक टू मिलिट्री, और मैंने ड्यूअल यूज़ की बात की, तो एक देखिए वो ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के दायरे में 2 चीज़ें कही गई हैं। एक तो ये लॉजिस्टिक्स लिंक को हमें इंक्रीज़ करना है रशिया और इंडिया के बीच में। तो आपने देखा होगा हमारे बीच में चेन्नई और व्लादिवोस्तोक का एक मैरीटाइम रूट को एक्टिवेट किया गया है, जिससे कि हमारे सामान वहाँ जा सकेंगे, रशिया से सामान हमारे पास आ सकेंगे। तो इसको एक एक्टिवेट करना है, और भारतवर्ष जो है वो मर्चेंट शिप मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी समझौता हुआ है कि हमें रशिया के साथ मदद मिलेगी। हो सकता है रशिया और इंडिया कोई जॉइंट वेंचर में भारतवर्ष में ही शिप बिल्डिंग प्लांट लगाएं, इधर ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में, तो उसकी संभावना है इसके अंतर्गत जो उनके समझौते साइन हुए हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रांजलि जी, देखिए ये जो हमारा एक नॉर्दर्न रूट है जो आर्कटिक रूट बोलते हैं, जो कि साल में करीब 5-6 महीने खुला रहता है, तो उससे हमारे इंडियन ओशन से आर्कटिक होते हुए अगर हमें जाना है अटलांटिक की तरफ, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा और वो जल्दी हो सकता है। तो ये रूट को एक्टिवेट करने के लिए रूस भारत की मदद करेगा। उसके लिए आइस ब्रेकर जो शिप होते हैं उसकी ट्रेनिंग देगा हमारे भारतवर्ष के जो शिप ऑपरेट करने वाले लोग हैं,
और उसके बाद हो सकता है कि हम उनसे उस तरह का शिप खरीदे भी। फायदा क्या होगा सर अगर ये रास्ते एक्टिवेट होते हैं तो इसके क्या फायदे हैं? बहुत फ़ायदा है प्रांजलि जी। देखिए वो एक हमें जो अभी एक्सपोर्ट करना है रशिया को, तो ये पूरा घूम के इसे जाना पड़ता है, अटलांटिक होते हुए तब रशिया जाता है। और यहाँ से मद्रास व्लादिवोस्टोक जो हमने बनाया है रूट, मैरीटाइम रूट, स्ट्रेट वे, ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत कम दूरी है। व्लादिवोस्टोक ईस्ट में, उनके ईस्ट में आता है, हमारे ईस्ट में आता है। तो समझिए कि यहाँ से निकला और साउथ चाइना सी अगर सीधे चले गए चाइना को क्रॉस करते हुए ऊपर, तो व्लादिवोस्टोक आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा पोर्ट है उनके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और वहाँ से अगर हमें कहीं सेंट्रल एशिया में भेजना हो, सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कोई रूट नहीं है जी, तो वो एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा है। और हालांकि हमारे रेलवे से भी उनका कोऑपरेशन बढ़ रहा है अभी। हम लोग वहाँ पे चाहते हैं कि फील्ड में म्यूचुअली बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी एक दूसरे से हम शेयर करें। और देखिए कितने फ़ायदे होते हैं ऐसी बातचीत के बाद में। श्रीवास सर, ये भी है कि भारत और रूस के बीच में रेलॉस का भी सैन्य समझौता हुआ है। इसका मतलब तो यह होता है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब दोनों जो देश की जो सेना है उनको ये सुविधा मिली है कि वो एक दूसरे का जो नेवल बेस है, एयर बेस है, या फिर जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं वो इस्तेमाल कर सकती है। रशिया भारत का इस्तेमाल कर सकता है, भारत जो है वो रशिया का इस्तेमाल कर सकता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, देखो दो बातें और हैं कि आपने ये रिलॉस के बारे में क्या है, ये रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है और इसके तहत आप एक दूसरे के पोर्ट्स का भी, लॉजिस्टिक हब का भी और उसके बाद रिपेयर एंड फैसिलिटी का भी, ये जो आर्किटिक रूट की बात हम कह रहे हैं, इसके अंदर रिलॉस का बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हमारा वहाँ पर कोई ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं है आर्किटिक में, और रूस ने काफ़ी वहाँ डेवलप किया है। तो ये रिलॉस जो साइन हो रखा पहले ही, तो इसके तहत हमें बहुत फायदा होगा। हमारे को उस रूट को अडॉप्ट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि आपके पास स्पोर्ट सिस्टम अवेलेबल है रूस का। और इसके साथ साथ एक बात और हमें करनी चाहिए कि जो बात हमने की व्लादिवोस्टोक चेन्नई वाला जो मैरीटाइम रूट है वो एक गेम चेंजर है। इसके साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, वो जो हम चाबार पोर्ट चला रहे हैं वहां से, अगर आपको पता है, बाईपास पाकिस्तान करते हुए अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट को कॉरिडोर को जोड़ता है ईस्ट यूरोप और रूस का वेस्टर्न हिस्सा जो स्टेलिनग्राड वगैरह, वहां से भी आपका ट्रेड रूट की बात हो रही है क्योंकि उससे आपका 2 से 3% ट्रेड रूट हो सकता है वर्ल्ड का आने वाले 5 से 10 साल। उसमें भी रूस और भारत चाहते हैं कि ये जल्दी से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़े। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो भारत और रूस का आज की तारीख के अंदर ट्रेड है वो $68 बिलियन है, मगर उसके अंदर जो इम्बैलेंस बहुत है क्योंकि रूस जो है $63 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट करता है और भारत जो है ओनली $5 बिलियन करता है। इसका मतलब हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे और ये बातचीत बहुत ही सक्रिय रही है रूस को बताने के लिए कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, इनके लिए मार्केट खोले। जो हमें टैरिफ लगा दिया 50% अमेरिका ने, वो सामान जो वहां जाता था अब कम से कम रूस ले पाए, तो इसके लिए बातचीत हुए हैं। ये तो है ही कि 2030 तक ये ट्रेड $100 बिलियन जाना चाहिए, मगर इसके साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, जो इम्बैलेंस है ट्रेड में, इसको भी दूर किया जाए। मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत बातचीत हुई है और रूस ने बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक दिखाई है। वो कोशिश करेगा कि वे किस तरह। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एनर्जी सेक्टर में, देखो हमने इस तहत ये जो मीटिंग थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन में, हमने ये दिखाने की कोशिश की है यूरोप को कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करते हैं, हम रूस के साथ भी हैं, हम अमेरिका के साथ भी है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब आप रीलॉस की बात कर रहे हैं तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, इससे पहले भारत ने लीम्यू जो लॉजिस्टिक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वो अमेरिका के साथ साइन कर चुका है, वो इसी तरीके का। हमने वहां पर
कोमकासा भी किया, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सेग्रीमेंट एग्रीमेंट, फिर GSMI जोनल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब यह है हम एक बैलेंस लेके चलना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं हमारी दोस्ती रूस के साथ है, उसका अलग महत्व है क्योंकि हमारी स्पेशल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के लिए चाहिए। एट द सेम टाइम हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ भी है। जब इंडो पैसिफिक की बात होती है, क्वाड की बात होती है, हम डिफेंस के आइटम्स अमेरिका से भी खरीदे हैं। MS-60R अभी जो 24 एंटी सबमरीन एक हेलीकॉप्टर की बात हुई, इसी प्रकार से हमारी दोस्ती यूरोप के साथ भी है, हम यूक्रेन। क्योंकि अगर आप देखें भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में फिर दोबारा दोहराया था कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और हर बात का सलूशन जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे निकलना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत ही साफ सुथरा मैसेज गया है पूरे वर्ल्ड में कि भारत सच्चे मन से शांति चाहता है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो इफेक्ट पड़ा होगा पुतिन के ऊपर भी कि भाई ये जो रशिया यूक्रेन लड़ाई जो बहुत टाइम से चली हुई है ये बंद होनी चाहिए। जी शेखर सर, भारत रूस दोस्ती का जो नया ये रोड मैप है कि 2030 तक 9 लाख करोड़ का ट्रेड, डिफेंस सेक्टर में आप इसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे हम इसको जोड़े, ये जो एक रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, इसमें तो हमें ही एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली बात हो रही है, वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए अगर रूस भारत में इन्वेस्ट करे, किसी कंपनियों के साथ अपना एक जॉइंट वेंचर बनाए, तो हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम उनको रशिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपके सैटेलाइट के क्षेत्र में जो इसरो और इनका जो रोसकॉस्मोस उनकी जो स्पेस एजेंसी है, इनके साथ और गहराई से एक दूसरे को काम करने का अवसर मिलने वाला है। तो उसमें क्या है, लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। अब जैसे रशियन सैटेलाइट जो है अगर लॉन्च करने हैं, भारतवर्ष भी लॉन्च कर सकता है, हमारी सैटेलाइट सिस्टम बहुत अच्छी है। तो उसके अंदर वो थोड़ा एक बिग टिकट आइटम है, जितनी सैटेलाइट्स हम भेजें और उसमें उनकी टेक्निक हो और हम उसको लॉन्च करें, तो एक ये बड़ा अच्छा है। इसमें क्या है कि ये मैंने एक ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी की बात करी थी, तो वो है सैटेलाइट नेविगेशन एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। सैटेलाइट नेविगेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है प्रांजलि जी, ये मोस्ट लाइकली वॉरशिप्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शिप बहुत दूर दूर ऑपरेट कर रहे हैं, और वॉर टाइम में हमारे एयरक्राफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड स्टेशन की सपोर्ट से, तो एक वो हो सकता है। फार्मास्यूटिकल में जैसा कि शिवाज साहब ने बताया, उसमें हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम वहाँ पे प्लांट लगाएं और वहीं पे प्रोड्यूस करके उन्हीं को बेचें, ये भी एक बात चल रही है। तो हमारे ख्याल से मिला जुला कर ये एक बहुत बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से अभी ये स्पेशल प्रिविलेज बॉन्ड जिसको कहते हैं वो हमारा होने जा रहा है। नहीं, इस पार्टनरशिप में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिस पर की बात होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में आपने बात किया है। इस पर मुझे लगता है कि ज़रूर बातचीत हुई होगी या फिर आगे और विस्तार से होगी। और सर, दूसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, डिफेंस सेक्टर में हमने देखा है कि जो एक पार्ट्स को लेकर के जो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है स्पेयर पार्ट्स को लेकर के, और ख़ास करके रूस के साथ जो जिन समस्याओं का जिक्र हम अक्सर करते आए हैं, इन दो बड़ी समस्याओं से कैसे निपटने पर क्या लगता है आपको दोनों देशों के बीच में बात हुई होगी, और क्या इसका फ़र्क हमें आगे देखने को भी मिल सकता है सर? बिल्कुल, ये तो इन्होंने बहुत साफ साफ अपने जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि रशिया जो है भारतवर्ष की कंपनियों के साथ मिलकर यहाँ पे जॉइंट वेंचर बनाएगा, जिसके अंदर की स्पेयर पार्ट्स ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स अब यहाँ बनना शुरू हो जाएंगे, और वो इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हम उनको बनाएं और उसको अपना भी यूज़ करें और उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें जहाँ जहाँ रशिया उन प्लेटफॉर्म्स को सेल करता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। फर्टिलाइज़र है एक, भारत को फर्टिलाइज़र का एक उन्होंने कहा है कि कंटिन्यूस सप्लाई फॉर एवर, हमें उनसे फर्टिलाइज़र काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि वो प्लांट यहाँ पे लगा दें जी, और हम फर्टिलाइज़र को और बाकी देशों को एक्सपोर्ट करें या रशिया को एक्सपोर्ट करें और रशिया वहाँ से बाकी देशों को एक्सपोर्ट करें, तो वो एक बड़ा कदम है। अभी तक वो नहीं हुआ था, हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे और काफ़ी कम मात्रा में कर रहे थे, हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बड़ी हैं। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनके साइबेरियन क्षेत्र में एग्रीकल्चर के लिए एक समझौता हुआ है। एग्रीकल्चर, एनर्जी, माइनिंग, मैन पावर, ये सारी चीज़ों का जो
थोड़ी फ्रीडम होने वाली है स्किल्ड मैन पावर की, तो उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो एक तरह से समझिए कि हम अपनी इन शक्तियों को, सॉफ्ट पावर को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। शिवाज सर, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे भी करना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में, लेकिन आप मानेंगे ये बात कि ब्रह्मोस जैसी जो परियोजना है वो दो देशों की दोस्ती को और अधिक प्रगाढ़ करती है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी जोड़ना चाहूँगी कि बार बार ये बात जो कहा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इसका असर है कि भारत कैट्सा के दबाव में है, या फिर भारत रूस के संबंधों पर कैट्सा का या फिर ऐसे तमाम दबावों का असर पड़ सकता है? आपको कुछ ऐसा लगा या फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट को देख करके लग रहा है कि ऐसी कोई बात निकल कर सामने आई है? देखो, बिल्कुल नहीं प्रंजलि, अगर ऐसा होता तो हम रिड्यूस कर सकते थे अपना इंपोर्ट, जो कि ऑयल और गैस जो हम ले रहे हैं रूस से। हमें 50% टैरिफ नहीं लगता, क्योंकि हमारे पर जो पेनल्टी लगाई है 25%, वो इसीलिए लगाई है कि हम वहाँ से करीब करीब अपना जो रिक्वायरमेंट 35 to 36% रूस से खरीद रहे हैं। और ये सच्चाई है, ये डिस्काउंटेड रेट पे है। भारत के ने ये साफ सुथरे शब्दों में कहा है, भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, जहाँ पर भी हमारे को एनर्जी सस्ती मिलेगी हम खरीदेंगे। अब जो काटसा की बात है, काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, देखो वो तो लगा सकता, उसने दो जो अभी मेन इसकी ऑयल की फर्म जब उनको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी है, जिसमें लुकोयल और रॉसफर्ट है। तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारा जो ऑयल का कुछ कम होगा रूस के साथ, क्योंकि हम अमेरिका को भी दिखाना चाहते हैं कि हम कम कर रहे हैं, क्योंकि ये 50% जो टैरिफ है ये बहुत ज़्यादा है। हम इसको चाहते हैं कम हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं यूएस से। तो कुछ गिव एंड टेक तो होगा, इसमें कोई नहीं। मगर ये जो काटसा की बात है, आपको याद होना चाहिए, एक समय था कि जब हमने कहा था चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान में है, इसके ऊपर काटसा नहीं लगाए, तो अमेरिका इसको मान गया था। मगर उसने बीच में फिर लगा दिया था काटसा, मगर उसको बाद में हमने फिर बात की तो काटसा वहां से भी हटा लिया। भाई ये ठीक, आपकी बात में दम है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है अमेरिका। इसको मद्देनजर रखते हुए हम धीरे धीरे जो ऑयल का एक डिपेंडेंसी है रूस पे, वो शायद कम करेंगे, और इसीलिए हम इसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा, दो चार और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लेबर मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा जो स्किल्ड लेबर है कम से कम 10 लाख के करीब भारत भेज सकता है रूस में मैन पावर की प्रॉब्लम है। ये एक भारत के लिए एक प्रकार से रेमिटेंस ले आ सकता है वहां से। दूसरा, हमने ई वीजा फ्री कर दिए हैं रशियन के लिए, इससे टूरिज्म बढ़ेगा भारत में। चलिए सर, लास्ट में शिवाज सर, क्या इस तरफ तो जरूर बात करना चाहिए हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि आतंकवाद पर दोनों देशों ने बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पर यह बात रखा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो पहलगाम की चर्चा की, तो रूस ने भी कहा है कि बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ है रूस। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है, कि स्पेशली जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। वो भी कहता है कि ये कोई भी टेररिज्म के साथ अगर किसी का लगाव है उसको एक प्रकार से आइसोलेट करें, उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। और रूस का और भारत का एक ही स्टैंड है, और ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। ये सच्चाई है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहलगाम के बारे में बताया, जिसमें 26 निहत्थे लोगों को मारा गया था। ये टेररिज्म जो पैदा हो रहा है भारत में, इसकी जड़ें जो है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, ये भारत ने इनडायरेक्टली कन्वे किया है। मगर सच्चाई यह है, ऐसे में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आना और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की बात आना आपकी जॉइंट स्टेटमेंट, ये काबिल तारीफ है। और ये भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया वर्ल्ड को, और रूस ने भी ये मान लिया है कि भाई भारत जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं सहन करेगा। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो भारत इसका जवाब, वो कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। शेखर सर, आतंकवाद पर जो रिएक्शन आया है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें होंगी, और एक तो है कि वो जो हमारे पास लिस्ट ऑफ टेररिस्ट और लाइकली टेररिस्ट है, वील हैव टू एक्सचेंज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओनली देन दे विल बी यूजफुल। बिकॉज हमें पता लगना चाहिए पहले अगर कोई अटैक होने वाला है, और अटैक होने के बाद हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है उनके बीच में, आतंकियों और जो उनको फैला रहे हैं उधर से। तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क इन दोनों कंट्री के बीच में इस्टेब्लिश होना चाहिए, और होगा, इसी के तहत होगा, क्योंकि उन्होंने उसको सपोर्ट किया है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सिवाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अहम जानकारियां मिली हैं और देखा जाए तो भारत रूस का जो रक्षा साझेदारी है वो कहानी सिर्फ ऐतिहासिक संबंधों की नहीं है बल्कि भरोसे, रणनीति और साझा सुरक्षा हितों की कहानी है। एक ऐसी साझेदारी जिसने कि दशकों तक भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत किया है और आज मेक इन इंडिया के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रही है। वैश्विक चुनौतियों के बीच जब दुनिया नए शक्ति समीकरणों से गुजर रही है, ऐसे में भारत और रूस का यह रक्षा सहयोग स्थिरता, संतुलन और रणनीतिक गहराई का प्रतीक पूरी दुनिया देख रहा है। आज की बातचीत, समझौते और संकल्प की इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाले समय में यह साझेदारी और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाली है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।